हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का 10th चैप्टर है, जिसमें हम यहाँ पर वीडियो नंबर 9 यानी 9th पार्ट है ये वीडियो का। इसमें करने वाले हैं राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के बीच तुलना। ठीक है, राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के बीच तुलना करेंगे। तो हमने देखा था राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा जो है राजस्व घाटा क्या होता है, इन दोनों को हमने पढ़ा था, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है और राजस्व घाटा क्या होता है, इन दोनों में अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह कुल व्यय की उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर अधिकता दिखाता है। यानी जो सरकार द्वारा कुल व्यय हुआ है, सरकार ने कुल व्यय किया है उधार को छोड़ करके, ठीक है, कुल प्राप्तियों पर अधिकता दिखाता है। यानी सरकार ने जो है अधिक खर्च कर दिया है, जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है खर्च कर दिया है, और यहाँ पर जो है प्राप्ति उसकी कम है, खर्च ज्यादा है। तो यहाँ पर खर्च की अधिकता ज्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, राजकोषीय घाटा होगा। यह सरकार व्यय, यहाँ पर राजस्व घाटा देखते हैं, यह राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता है। यानी राजस्व व्यय की जो है राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता। जब राजस्व व्यय अधिक होते हैं राजस्व प्राप्ति से, तो उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम पॉइंट नंबर यहाँ पर 2 है राजकोषीय घाटा। यह सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को मापता है कि सरकार की कितनी उधार की आवश्यकता है। यानी ये बता देता है राजकोषीय घाटा कि सरकार को अब कितनी आवश्यकता है, कितना पैसा चाहिए उधार के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजस्व घाटा क्या करता है, यह नियमित व्ययों को पूरा ना करने पर सरकार की असमर्थता को दिखाता है। यहाँ पर यह दिखाता है कि सरकार के पास अब पैसा इतना नहीं है कि सरकार अपने जो है नियमित व्ययों को पूरा कर सके। यानी जो रोज के व्यय होते हैं, सरकार को जो है व्यय करने पड़ते हैं, वो व्यय नहीं कर पा रही है सरकार। राजस्व व्यय क्योंकि ज्यादा हो चुके हैं राजस्व प्राप्तियों से, इसीलिए सरकार यहाँ पर व्यय नहीं कर पा रही है, असमर्थ है। ठीक है, तो सरकार की असमर्थता को दिखाता है कि नियमित व्यय को पूरा नहीं कर पा रही है सरकार राजस्व घाटे में, और यह राजस्व व्यय की जो है राजस्व प्राप्ति से अधिकता होती है। और यहाँ पर राजकोषीय घाटे में ये कुल व्यय की यहाँ पर कुल व्यय अधिक होता है कुल प्राप्तियों से उधार को छोड़कर, तो राजकोषीय घाटा होता है, और यह सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दिखाता है। ठीक है, मापता है। अब चलिए देखते हैं प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये देखते हैं। प्राथमिक घाटे से अभिप्राय चालू वर्ष के राजकोषीय यानी चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधार पर ब्याज भुगतान के बीच अंतर होता है। मतलब प्राथमिक घाटे का क्या मतलब होता है, चालू वर्ष के राजकोषीय यानी चालू जो वर्ष है, चल रहा है वर्ष, उसके राजकोषीय घाटे, जो भी राजकोषीय घाटा हुआ है, और पिछले उधार पर, जो भी पिछला उधार लिया था, पिछले उधार पर ब्याज के भुगतान के बीच अंतर कितना है उसको दिखाता है। तो प्राथमिक घाटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राथमिक घाटा इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटे में जब आप ब्याज का भुगतान, यानी जब भी आपने उधार लिया था ना, जिस व्यक्ति से उधार लिया था और जिस व्यक्ति को आपने कुछ पैसा पे किया यानी पैसा दे दिया, तो वो जो पैसा आपने दिया है उस व्यक्ति को, उस पर जो ब्याज दिया है, तो वो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा राजकोषीय घाटे में से, तो आपका प्राथमिक घाटा निकल आएगा। तो आपको यहाँ पर ब्याज को घटा देना है, सिर्फ राजकोषीय घाटे से जितना भी ब्याज दिया है। तो सरकार क्या करती है, सरकार जितना भी राजकोषीय घाटा होता है उसे उसमें से वो ब्याज की दर को यानी ब्याज घटा देती है, जितना भी ब्याज दिया है, तो उसे निकल के आता है प्राथमिक घाटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक घाटे के प्रभाव क्या होते हैं। प्राथमिक घाटा हुआ तो सरकार पर क्या क्या प्रभाव होगा, यह उधार पर ब्याज की राशि के भुगतान को दिखाता है। यानी उधार पर ब्याज की कितनी राशि है, यानी एक उधार लिया सरकार ने, तो सरकार को अब कितना ब्याज देना पड़ेगा उस पर, ये उसकी राशि को दिखाता है। प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटे का मूल कारण, यानी प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे के मूल कारण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के बीच तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या है तुलना करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक घाटा और दूसरा होता है राजकोषीय घाटा। चलिए तुलना करते हैं, देखते हैं। यह राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के अंतर यानी राजकोषीय घाटा, ये क्या मतलब, प्राथमिक घाटा क्या होता है, ये राजकोषीय घाटा
और ब्याज भुगतान के अंतर को दिखाता है। यानी आप राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज को घटा देते हैं तो यहाँ पर आपको प्राथमिक घाटा मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर राजकोषीय घाटा हो गया, यहाँ पर प्राथमिक घाटा कहलाएगा। और राजकोषीय घाटे में क्या होता है, यहाँ पर कुल व्यय जितने भी सरकार ने एक वित्तीय वर्ष के अंदर कुल व्यय कर दिए हैं, कुल व्यय उधार को छोड़ करके, उधार नहीं आपको देखना, उधार को छोड़ करके कुल जितनी भी प्राप्ति हुई हैं उनको जो है अगर अधिक है कुल व्यय कुल प्राप्तियों से तो यहाँ पर आपको राजकोषीय घाटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक घाटा ब्याज को छोड़कर कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। ब्याज को छोड़कर यहाँ पर कुल उधार की आवश्यकताओं को दर्शाता है। और यहाँ पर जो है राजकोषीय घाटा यह सरकार के ब्याज को मिलाकर कुल उधार आवश्यकता को दर्शाता है। यहाँ पर जो है ये कैसे दिखाता है, यहाँ पर जो है ब्याज को मिलाकर ये जो है उधार की आवश्यकता को दर्शाता है, लेकिन राजकोषीय घाटे में ये उधार की आवश्यकता को दर्शाता है कैसे, ब्याज को मिला करके, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक घाटे में ब्याज को छोड़ करके दर्शाता है। अब देखिए प्राथमिक घाटे का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको पता है ये प्राथमिक घाटा होता है इसमें। ठीक है, और प्राथमिक घाटा कैसे निकलता है, राजकोषीय घाटा जब होता है प्राथमिक घाटा इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा निकलेगा। और राजकोषीय घाटा होता है बराबर में कुल व्यय जितने सरकार ने किए हैं उसमें जो है उधार को छोड़ करके जो है कुल प्राप्तियों को अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पर प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा इन दोनों में जो है तुलना देख रही और यहाँ पर जो इसके प्रभाव भी देख लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आपको जो सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हम चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।